आम तौर पर जब भी इतिहास की बात छिड़ती है ना, तो दिमाग में बस कुछ पुरानी धूल भरी किताबें और जंग लगी तलवारें और उबाऊ तारीखों की लिस्ट घूमने लगती है। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है जैसे इतिहास बस कुछ मृत घटनाओं का एक बहुत ही सूखा हुआ सा ब्यौरा है। लेकिन अगर कोई मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ों के बीच जाकर खड़ा हो, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो किसी रहस्यमयी थ्रिलर फिल्म के सेट पर आ गया है। सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं मांडू की। आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन सिर्फ इन खंडारों के नाम जानना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे उस विज्ञान, उस जुनून और उन रहस्यों को डिकोड करना है जो आज भी वहाँ की हवाओं में महसूस किए जा सकते हैं। देखिए, मांडू को सिर्फ एक पुराना शहर या टूटे हुए पत्थरों का ढेर समझना ना बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर कभी भी सिर्फ ईंट और गारे का खेल नहीं होता। वास्तुकला से आपका मतलब है कि वो कुछ और भी दर्शाते हैं। बिल्कुल। अगर गहराई से देखा जाए तो हर एक इमारत उस दौर के समाज का एक एक्सरे होती है। लोग कैसे सोचते थे, उनका विज्ञान कितना उन्नत था, उनके अंदर किस तरह की भावनाएं उबल रही थीं, ये सब उन पत्थरों में दर्ज होता है। अरे वाह, ये एक्सरे वाली बात बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो मांडू असल में समय की एक ऐसी तिजोरी है जो ये बताती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और उनके युद्धों के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसानी जज्बातों और उनके बनाए गए वैज्ञानिक चमत्कारों की एक बहुत ही जटिल कहानी है। समय की तिजोरी, ये बहुत ही सटीक शब्द है। और इसी तिजोरी का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा भावनात्मक रहस्य जो हमारी रिसर्च के दौरान सामने आया, वो है रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की कहानी। एक बहुत ही मशहूर कहानी है ये। हाँ, लेकिन ये कोई आम राजा रानी की कहानी नहीं है जहाँ सिर्फ महलों की चकाचौंध हो। ये एक ऐसा किस्सा है जो बताता है कि जब इंसान जुनून की हद पार कर जाता है, तो वो पहाड़ों का सीना चीर कर भी अपनी बात मनवा लेता है। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा सबूत है रूपमती मंडप। हाँ, मतलब रानी रूपमती का एक प्रण था कि वो नर्मदा नदी के पवित्र जल के दर्शन किए बिना अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करती थे। और यही वो जगह है जहां एक इंसान की निजी आस्था वास्तुकला के एक विशाल ढांचे में बदल जाती है। देखिए, सुल्तान बाज बहादुर ने रूपमती के इसी प्रण और उनके प्रति अपने असीम प्रेम के चलते इस रूपमती मंडप का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत ऊंचाई पर है, राइट? जी। दिलचस्प बात यह है कि इस मंडप को किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक बेहद ऊंची और एकदम खड़ी पहाड़ी की चोटी पर बनवाया गया, सिर्फ इसलिए ताकि रानी बिना किसी रुकावट के मीलों दूर बहने वाली नर्मदा नदी को आसानी से देख सकें। एक मिनट रुकिए, मतलब ये बात सुनने में तो बड़ी रोमानी लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो ये कितना एक्सट्रीम कदम है। हाँ, वो तो है। आजकल लोग प्यार में कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ शायरी होती है। यहाँ तो सच में किसी के सिर्फ नदी देखने भर के लिए इतने भारी पत्थरों को उस खड़ी पहाड़ी पर खींच कर ले जाना, पहल खड़ा कर देना। एग्जैक्टली ये कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है। मतलब इतने बड़े पैमाने पर संसाधनों को झोंक देना उनके रिश्ते की गहराई के बारे में क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उस दौर में प्रेम और समर्पण को किस हद तक तवज्जो दी जाती थी। आप खुद सोचिए, इस मंडप को बनाने के लिए कारीगरों को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कितनी बड़ी जंग लड़नी पड़ी होगी। हाँ, भारी पत्थरों को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जाना और वहां एक ऐसा ढांचा बनाना जो सदियों तक टिका रहे, ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये एक तरह का स्टेटमेंट था। राजा ये साबित करना चाहता था कि उसकी रानी की दिनचर्या और उसकी आस्था के आगे बाकी सारी चीजें बहुत छोटी हैं। बहुत ही खूबसूरत। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा और दर्दनाक विरोधाभास भी है। जो इमारत प्यार की इस चरम सीमा का प्रतीक है, वही इमारत इतिहास के एक बेहद खौफनाक और अचानक हुए बदलाव की मूक गवाह भी है। हाँ, क्योंकि इस कहानी का अंत किसी फेरी टेल की तरह खुशी खुशी तो हुआ नहीं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि ये प्रेम कहानी एक बहुत ही हिंसक त्रासदी में बदल गई। जी, जब अकबर की सेना ने आक्रमण किया, सही कहा। जब आक्रमण हुआ और हालात पूरी तरह से पलट गए, तो रानी रूपमती ने खुद को खत्म कर लेने का फैसला किया। जहर पीकर उन्होंने अपनी जान दे दी। एक बहुत ही दुखद अंत। जरा सोचिए, जिस जगह को प्यार के सबसे खूबसूरत एहसास के लिए बनाया गया था, एक झटके में वो जगह मौत, धोखे और त्रासदी के अंधेरे में डूब गई।
इसे इस तरह से देखिए, जब हम उस मंडप को आज देखते हैं तो वो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, वो उस कलेक्टिव ट्रॉमा यानी सामूहिक आघात का प्रतीक है। कलेक्टिव ट्रॉमा। हाँ, एक पल में जीवन, संगीत और कला का जो उत्सव था वो मृत्यु और विनाश में बदल गया। उस अचानक हुए अंत ने स्थानीय लोगों के दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि वो सदियों बाद भी उस दर्द से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए। शायद यही वजह है कि वहाँ अजीबोगरीब किंवदंतियाँ मशहूर हैं। मैंने पढ़ा है कि कहते हैं कि आज भी चांदनी रातों में उस महल से रानी रूपमती के गाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जी, ऐसी बातें बहुत सुनी जाती हैं वहाँ। मतलब लोगों ने विज्ञान और तर्क को किनारे रखकर उस दर्द को एक भूतिया कहानी में ही बदल दिया। देखिए, ऐसा अक्सर होता है जब कोई त्रासदी बहुत भयानक होती है ना, और लोगों को उसका कोई तार्किक समाधान या न्याय नहीं मिलता, तो समाज उसे मिथक या किंवदंती का रूप दे देता है। तो वो आवाजें क्या हैं फिर? वो चांदनी रात में रानी के गाने की आवाज असल में किसी भूत की आवाज नहीं है, बल्कि वो उस खोए हुए दौर के लिए वहां के लोगों की एक सामूहिक याद है। मतलब वो दर्द इतना गहरा था कि आज भी लोग उस जगह से रानी के वजूद को अलग ही नहीं कर पाते। उफ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से जो ट्रांजिशन हम करने वाले हैं वो शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि ये सोचना बहुत आसान है कि बाज बहादुर और मांडू के लोग बस प्यार और कला में डूबे रहने वाले बेहद भावुक लोग थे, जिन्हें दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं था। जी, ये एक आम गलतफहमी है। हाँ, लेकिन अगर हम मांडू की बाकी इमारतों को देखें तो समझ आता है कि ये लोग विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग के मामले में कितने शातिर और कैलकुलेटिव थे। मतलब भावनाएं अपनी जगह थीं, लेकिन जब बात तकनीक की आती थी तो वे प्रकृति को अपनी उंगलियों पर नचाना जानते थे। यही तो मांडू की सबसे बड़ी खासियत है। उनकी वास्तुकला सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, वो पूरी तरह से फंक्शनल है। अगर हम उनकी वैज्ञानिक और पर्यावरण वास्तुकला की बात करें तो वो आज के आधुनिक अर्बन प्लानर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। और इसका सबसे बेहतरीन, सबसे दिमाग हिला देने वाला उदाहरण है जहाज महल। आहा, जहाज महल, बिल्कुल। ये महल दो विशाल तालाबों, कपूर तालाब और मुंज तालाब के ठीक बीच में बना हुआ है। जब आप इसे दूर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा और शानदार समुद्री जहाज पानी की सतह पर तैर रहा हो। ये एक बहुत ही शानदार विजुअल इल्यूजन है, लेकिन इसका जो असली जादू है वो इसके दिखने में नहीं है। असली जादू इस बात में है कि उन्होंने इन दो तालाबों के बीच इस इमारत को आखिर खड़ा क्यों किया। खूबसूरती के लिए नहीं, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे थर्मल मैनेजमेंट यानी तापमान को नियंत्रित करने का एक बहुत ही जटिल विज्ञान काम कर रहा था। यहाँ मुझे थोड़ा शक होता है। कैसा शक? क्योंकि अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वहाँ रुकी हुई पानी की बड़ी झीलें होने का सीधा सा मतलब है भयंकर उमस, नमी और मच्छरों का आतंक। तो फिर बिना किसी एयर कंडीशनर के उन्होंने प्राकृतिक रूप से एक ऐसा कूलिंग सिस्टम कैसे तैयार कर लिया जो इस इमारत को तपती गर्मियों में भी एक इको फ्रेंडली लग्जरी क्रूज शिप की तरह ठंडा रख सके। मतलब वे उमस से कैसे बचे? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, केवल पानी का होना काफी नहीं होता, हवा के बहाव को नियंत्रित करना ज्यादा जरूरी होता है। मांडू के इंजीनियरों ने इवेपोरेटिव कूलिंग के सिद्धांत का इस्तेमाल किया था। इवेपोरेटिव कूलिंग वो कैसे काम करता है? उन्होंने जहाज महल के झरोखे, खिड़कियां और गलियारे इस तरह से अलाइन किए थे कि बाहर की गर्म हवा जब तालाबों के पानी के ऊपर से गुजरती थी तो पानी की सतह से नमी लेकर वो अपने आप ठंडी हो जाती थी। अच्छा। इसके बाद ये ठंडी हवा एक ड्राफ्ट की तरह महल के अंदर बहुत तेजी से प्रवेश करती थी और अंदर की गर्म हवा को छतों पर बने वेंटिलेशन शॉफ्ट से बाहर धकेल देती थी। महल के अंदर लगातार हवा का यह प्रवाह उमस को कभी टिकने ही नहीं देता था। अरे वाह, मतलब उन्होंने बाकायदा हवा को रास्ता दिखाया कि उसे किस दिशा में बहना है। और सिर्फ हवा ही नहीं, मैंने पढ़ा है कि बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने जो जाल बिछाया था वो आज के इंजीनियरों का भी दिमाग घुमा देता है। बिल्कुल, वो कमाल का सिस्टम है। हम तो बस यही सोचते हैं कि सस्टेनेबल इंजीनियरिंग हमने अभी पिछले 20-30 सालों में ही खोजी है। देखिए, सस्टेनेबिलिटी उनकी मजबूरी भी थी और उनकी ताकत भी। मांडू असल में एक पहाड़ी पर है
जहां भूजल यानी ग्राउंड वाटर आसानी से नहीं मिलता। तो उन्हें बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। जी, उन्हें आसमान से गिरने वाले पानी पर ही पूरी तरह निर्भर रहना था। बारिश का पानी महल की विशाल छतों पर गिरता था और वहां से सीधे किसी गड्ढे में नहीं जाता था। उन्होंने बाकायदा घुमावदार चैनल या जिन्हें हम स्पाइरल एक्वाडक्ट्स कहते हैं वो बनाए थे। घुमावदार क्यों, सीधे क्यों नहीं? क्योंकि जब पानी इन घुमावदार रास्तों से गुजरता था तो उसकी गति धीमी हो जाती थी। इसके बाद ये पानी रेत, बजरी और चारकोल से बने प्राकृतिक फिल्टरों से होकर गुजरता था, जिससे पानी में मौजूद सारी गंदगी एकदम साफ हो जाती थी। माइंड ब्लोइंग। और अंत में ये साफ पानी महल के अंदर बनी बावड़ियों में जाकर जमा हो जाता था। कमाल है। मतलब बारिश की जो बूंद छत पर गिर रही है वो एक पूरे ट्रीटमेंट प्लांट से होकर गुजर रही है, वो भी बिना किसी बिजली या मोटर के। बिल्कुल, केवल गुरुत्वाकर्षण और प्राकृतिक फिल्ट्रेशन के दम पर। ये बात सच में हमारे इस घमंड को तोड़ देती है कि हम इंसान सिर्फ आज के दौर में ही तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा उन्नत है। लेकिन अगर जहाज महल का जल प्रबंधन और थर्मल इंजीनियरिंग हमें हैरान करते हैं, तो मांडू का अगला रहस्य तो पूरी तरह से भौतिकी के नियमों को ही चुनौती दे देता है। यहाँ आपका इशारा यकीनन हिंडोला महल की तरफ है। बिल्कुल सही पहचाना, हिंडोला यानी झूला। इसकी दीवारें लगभग 77 डिग्री के कोण पर बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। अगर कोई इसे पहली बार देखे तो इंसान को एक पल के लिए चक्कर ही आ जाए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी इमारत झूल रही है या किसी भी पल गिर पड़ेगी। एग्जैक्टली। आखिर कोई अपनी इमारत की दीवारों को इस तरह टेढ़ा क्यों बनाएगा? भारी छतों को सहारा देने के लिए बहुत मोटे खंभों की जरूरत होती थी, जो अंदर की बहुत सारी जगह को घेर लेते। अच्छा, तो जगह बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने दीवारों को ही बाहर की तरफ एक कोण पे झुका दिया। ये झुकाव छत के भारी वजन को दीवारों के जरिए सीधे जमीन में धकेल देता था। इसे आर्किटेक्चर की भाषा में बटरेसिंग कहा जाता है। तो मतलब उन्होंने विज्ञान का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे इतनी खूबसूरती से ढाला कि वो एक इल्यूजन, एक झूलते हुए महल का भ्रम पैदा करने लगा। बिल्कुल। ये तो हुई ज्यामिति या ज्योमेट्री की बात, लेकिन जो चीज मुझे इस महल में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका अकोस्टिक मिस्ट्री, यानी ध्वनि रहस्य। हाँ, वो बहुत ही अद्भुत है। मैंने सुना है कि अगर हिंडोला महल के एक कोने में कोई इंसान बिल्कुल धीरे से फुसफुसाता है तो उसकी वो हल्की सी आवाज उस विशाल इमारत के दूसरे कोने पर खड़े इंसान को एकदम साफ और स्पष्ट सुनाई देती है। जी, एकदम सही सुना है आपने। मैं तो यही सोच रही थी कि आज के समय में अगर ऐसा कुछ करना हो तो हमें तार बिछाने पड़ेंगे, माइक्रोफोन लगाने पड़ेंगे या शायद हिडन स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने प्राचीन काल का कोई इनविजिबल ब्लूटूथ ईयरपीस सिस्टम बना लिया था। बिल्कुल सही उपमा दिया आपने। लेकिन बिना किसी मशीन के भारी भरकम पत्थरों के साथ ऐसा करना कैसे मुमकिन था? देखिए, इससे समझने के लिए हमें थोड़ा ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स की भौतिकी को समझना होगा। जब हम बोलते हैं तो आवाज की तरंगें चारों तरफ फैलती हैं। अगर वो किसी खुरदुरी या सॉफ्ट सतह से टकराएं तो वो बिखर जाती हैं या वहीं सोख ली जाती हैं। जैसे कुशन या पर्दे आवाज को सोख लेते हैं। एकदम सही। लेकिन मांडू के कारीगरों ने इस महल में बैसॉल्ट के कठोर पत्थरों का इस्तेमाल किया और उन पर चूने का एक ऐसा प्लास्टर चढ़ाया जो सूखने के बाद शीशे की तरह एकदम चिकना और सख्त हो जाता था। तो मतलब आवाज की तरंगे उस प्लास्टर से टकरा के जज्ब नहीं होती थी, बल्कि वापस लौटती थी। ठीक कहा। लेकिन सिर्फ वापस लौटना काफी नहीं होता। अगर आवाज बेतरतीब तरीके से लौटेगी तो सिर्फ गूंज पैदा होगी, यानी एको होगा, पर कुछ भी साफ सुनाई नहीं देगा। तो फिर उन्होंने इसे साफ कैसे किया? असली जादू था उनके द्वारा बनाए गए मेहराबों या आर्च के आकार में। उन्होंने छतों और दीवारों के कोनों को पैराबोलिक शेप में डिजाइन किया था। पैराबोलिक शेप मतलब जैसे कोई डिश एंटीना होता है? बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मतलब है कि जब कोई एक कोने में बोलता है तो वो आवाज बेतरतीब फैलने के बजाय उन घुमावदार सतहों से टकराकर एक केंद्रित बीम की तरह सीधे दूसरे कोने तक पहुंचती है। अरे वाह! बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की बिखरी हुई रोशनी को एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर देता है ना, ठीक वैसे ही ध्वनि तरंगे बिना अपनी ऊर्जा खोए उस ज्यामितीय रास्ते से होते हुए सीधे दूसरे व्यक्ति के कान तक पहुंचती थी। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। मतलब बिना लेजर गाइडेड टूल्स के, बिना किसी कंप्यूटर सिमुलेशन के उन्होंने सिर्फ ट्रायल एंड एरर और अपने गहन गणितीय ज्ञान से पत्थरों को इस कोण पर काटा और लगाया
कि पत्थर खुद ही एक संचार का माध्यम बन गए। जी, उन्होंने पत्थरों को बोलना सिखा दिया। जब हम इन सभी चीजों को रूपमती मंडप की भावुकता, जहाज महल का विज्ञान और हिंडोला महल की भौतिकी को एक साथ रखकर देखते हैं तो मांडू की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। और सच कहूं तो यही हमारी इस चर्चा का मूल उद्देश्य भी था, ये समझना कि मांडू सिर्फ एक और टूरिस्ट स्पॉट या खंडरों का उदास ढेर नहीं है। बिल्कुल नहीं। विंध्याचल के इन पहाड़ों में जो कुछ भी बचा हुआ है वो मानवीय क्षमता का, इंसान के दिमाग की असीमित पहुंच का एक अद्भुत प्रदर्शन है। इस बात किस कदर पहाड़ों पर पत्थरों को आकार दे सकते हैं, वहां अमर प्रेम और एक भयानक बलिदान की गूंज है। फिर जहाज महल हमें ये सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जाता है। वे लोग पर्यावरण के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हवा और पानी को अपना साथी बना रहे थे। और हिंडोला महल हमें ये स्पष्ट करता है कि गणित, ज्यामिति और भौतिकी के नियमों पर उनकी पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत थी। वे बाकायदा ध्वनि और गुरुत्वाकर्षण के साथ खेल रहे थे। ये सब कुछ मिलकर साबित करता है कि वे लोग सिर्फ युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक बेहद उन्नत, संवेदनशील और वैज्ञानिक समाज का हिस्सा थे। ये सब जानकर सच में एक अलग ही तरह का रोमांच महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हमने इतिहास की किसी छिपी हुई परत को उघाड़ दिया है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल आ रहा है जो मुझे अंदर से बहुत बेचैन कर रहा है। वो क्या? देखिए, हमने अभी बात की कि मांडू के लोग कितने उन्नत थे, उन्हें सस्टेनेबिलिटी आती थी, वो ध्वनि विज्ञान के उस्ताद थे, उनका आर्किटेक्चर मौसम को मात दे सकता था। और फिर भी एक बाहरी आक्रमण हुआ और वो पूरी की पूरी सभ्यता, वो पूरा का पूरा वैज्ञानिक समाज तबाह हो गया। आज वो जगह केवल खंडरों और भूतिया कहानियों के लिए जानी जाती है। ये इतिहास की सबसे क्रूर सच्चाई है। समय और सत्ता के पहिए किसी भी सभ्यता को मिट्टी में मिला सकते हैं, चाहे वो कितनी भी उन्नत क्यों ना हो। और यही वो विचार है जिसके साथ मैं आज हर सुनने वाले को छोड़ना चाहती हूँ। हम आज अपनी कांच और स्टील से बनी ऊंची इमारतों पर, अपने एयर कंडीशनर्स पर और अपने वायरलेस इंटरनेट पर बहुत गर्व करते हैं। हमें लगता है कि हम अब तक के सबसे सुरक्षित और सबसे ज्ञानी इंसान हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मांडू जैसा प्रकृति के नियमों को मुट्ठी में बांध लेने वाला एक पूरा शहर सिर्फ कुछ ही समय में भूतिया खंडरों में बदल सकता है, तो आज से 500 साल बाद हमारी इन आधुनिक दुनिया की इमारतों का क्या होगा? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य के लोग हमारी इन कांच की इमारतों को देखकर समझ पाएंगे कि हमने कैसे जीवन जिया था? या वो भी हमारे इन बचे खुचे ढांचों को देखकर सिर्फ ये अंदाजा लगाते रह जाएंगे कि शायद ये लोग किसी बहुत ही अजीब सी चीज की पूजा करते थे, या शायद हमारे बारे में भी वो कोई डरावनी भूतिया कहानी बुन लेंगे? सोचने वाली बात है। क्या हम वास्तव में उतने अजय हैं जितना हम खुद को मानते हैं, या फिर हम भी बस समय की एक और तिजोरी बनने का इंतजार कर रहे हैं जिसे भविष्य में कोई और खोजने की कोशिश करेगा? इसी विचार के साथ इतिहास के इस पन्ने को आज हम यहीं रोकते हैं। अगली बार एक नई तिजोरी के साथ फिर हाजिर होंगे।